नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का WOP के इस चैनल डॉक्टर विनी शर्मा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, आपके सामने उपस्थित है डॉक्टर विनी शर्मा, जो आपके सामने आप लेकर आई है नव उदारवाद की आलोचना और उसका मूल्यांकन। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को पता है कि हमने पिछले वीडियो में खेल सिद्धांत के बारे में हमने जाना था, जिसमें हमने चिकन गेम और प्रिजनर्स डायलामा गेम के बारे में जानकारी ली थी कि खेल सिद्धांत किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को हमें समझाने का प्रयास करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, नव उदारवाद की आलोचना और मूल्यांकन में हमने नव उदारवाद की समक्ष उलझनों को समझना है, आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है और विश्व पर अमेरिका का आधिपत्य किस प्रकार से होता जा रहा है वह भी हमने जानना है और इसका थोड़ा सा सारांश भी हम इसमें देखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, 1970 और 1980 के दशकों के दौरान नव उदारवादियों को कई पेचीदा समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसके समक्ष बहुत सारी उलझनें थी। 1970 और 80 के दशकों के दौरान विश्व भर में तेल यानी पेट्रोल की कीमतें काफी उफान पर थी, जिससे राज्यों के बजट असंतुलित होते गए। गरीब और कमजोर राष्ट्रों द्वारा विश्व बैंक से लिए गए ऋणों में बेतहाशा वृद्धि होने लगी और बहुत ज्यादा कमजोर राष्ट्र जो है, गरीब राष्ट्र जो है, वो ऋणग्रस्त होते चले गए। दूसरे महायुद्ध के बाद अमेरिका ने नई मौद्रिक व्यवस्था स्थापित करने का बीड़ा उठाया और इसका उद्देश्य राष्ट्रों के बीच मुक्त व्यापार को प्रोत्साहन देना था, फ्री ट्रेड को प्रोत्साहन देना था। अमेरिका और ब्रिटेन अन्य विकसित देशों के प्रयासों से नई मौद्रिक प्रणाली की सफलता की ओर आगे बढ़ रही थी, पर तब भी तेल संकट जो है और विदेशी व्यापार में जो बढ़ रहा असंतुलन है वह उससे अमेरिका का बजट जो है गड़बड़ा गया, अस्थिर हो गया। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने यह घोषणा कर दी कि अमेरिका अब नई मौद्रिक व्यवस्था के नियमों का पालन बिल्कुल भी नहीं करेगा। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF कहीं ढह ना जाए, कहीं निचले स्तर पर ना आ जाए। इन संस्थाओं के ढेर हो जाने से विश्व व्यापार का विकास रुक जाता और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि पर बुरा असर पड़ता। आर्थिक नीतियों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय का काम भी रुक जाता, परंतु ऐसा नहीं हुआ। कमजोर राष्ट्रों को आसान किस्तों पर ऋण मिलते रहे और राज्यों की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आने लगे। विदेशी निवेशकों द्वारा अल्प विकसित देशों में पूंजी निवेश का सिलसिला भी नहीं रुका। इस प्रकार रॉबर्ट ओ कोहेन की इस मान्यता को बल मिला कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने राज्यों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया। उन्होंने 1984 में प्रकाशित अपनी नई पुस्तक आधिपत्य के बाद क्या में विश्व व्यापार के क्षेत्र में बढ़ते उदारीकरण पर संतोष व्यक्त किया। शुरू से ही रॉबर्ट ए कोहेन और नई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की महत्ता को निरंतर बलवती करते जा रहे हैं और उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से ही हम गिरती हुई अर्थव्यवस्था को भी हम ऊपर उठा सकते हैं। कोहेन ने अपनी इस पुस्तक में अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी व अन्य औद्योगिक देशों के आधिपत्य को तो स्वीकार किया, पर साथ ही यह भी कहा कि दुनिया चूंकि सिमटकर छोटी हो गई है, अर्थात वैश्विक हो गई है, गांव की तरह बन गई है, इसलिए वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार अपरिहार्य है, हमारी आवश्यकता है, हमारी जरूरत है, इसके बिना हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। आलोचनात्मक मूल्यांकन की तरफ हम जाते हैं। नव उदारवादी जरूरत से ज्यादा आशावादी दिखाई देते हैं। क्या वे यह नहीं जानते कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं काफी हद तक लोकतांत्रिक नहीं होती? आलोचक कहते हैं कि नव उदारवादियों ने जितनी ज्यादा आस्था अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर निर्धारित की है, उन्हें बहुत ज्यादा इस तरीके से आशावादी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं लोकतांत्रिक नहीं होती हैं। अर्थात उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संरचना और उसकी कार्यविधि को अगर हम दृष्टिपात करें, देखें, तो हमें यह पता लगेगा कि किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संगठन या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इन सभी पर कुछ गिने चुने विकसित राष्ट्रों का ही बोलबाला है। कहने को तो इस समय इसके सदस्य देशों की संख्या 189 है, पर इसके संचालन में मुख्य भूमिका इन देशों की रही है। 8 राष्ट्रों का समूह अर्थात G8, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस। इसके अलावा सऊदी अरब और चीन भी इसमें शामिल है और इन्हीं देशों का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
विश्व बैंक, इनका आधिपत्य अत्यधिक रहता है और इन्हीं देशों के माध्यम से ही नीतियों का निर्धारण होता है। इसलिए गरीब, विकसित, अल्प विकसित और विकासशील देशों के प्रति जो नीतियों का निर्धारण है वो उचित प्रकार से नहीं हो पाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कुल संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं 10 राष्ट्रों के स्थान पर निर्भर करता है। इसी प्रकार विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति उन 5 सदस्य देशों द्वारा की जाती है जिनकी बैंक की कुल पूंजी में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी होती है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्राथमिक जिम्मेदारियां सुरक्षा परिषद की ही रहती हैं। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य राष्ट्र हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, और इनको वीटो पावर भी प्राप्त है। इस प्रकार ये परिषद इन 5 राष्ट्रों में से किसी भी एक राष्ट्र के नकारात्मक मत को आगे शक्तिहीन कर देता है। यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी, यह हमको सभी को सर्वविदित है। तब से लेकर 2006 के तक सोवियत संघ अर्थात रूस, अमेरिका ने कम से कम 122 बार और 82 बार, अमेरिका ने 122 बार, सोवियत संघ ने 122 बार और अमेरिका ने 82 बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया। इन्हीं वर्षों के दौरान ब्रिटेन में फ्रांस द्वारा भी 32 और 18 बार वीटो शक्ति का प्रयोग किया गया। चीन ने भी कम से कम 4 मौकों पर वीटो पावर का इस्तेमाल किया। सुरक्षा परिषद की संरचना भी लोकतांत्रिक नहीं है, इसके विस्तार की आवश्यकता है। यूरोपीय देश ब्रिटेन, फ्रांस और रूस उसको जनसंख्या के हिसाब से कहीं ज्यादा प्रतिनिधित्व हासिल है, जबकि एशिया जैसे विशाल महाद्वीप से केवल चीन ही सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। लेकिन अब वह भी अपनी मनमानी करने लगा है और अपने आप को वर्चस्वशाली साबित करने लगा है। लैटिन अमेरिका और अफ्रीका जैसे विशाल महाद्वीप को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता हासिल ही नहीं है, तो इस प्रकार से इसे अलोकतांत्रिक संगठन कहा जाता है। विश्व पर अमेरिका का निरंतर आधिपत्य बना हुआ है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद ही अमेरिका और उसके सहयोगी राष्ट्र दुनिया के अन्य देशों को अपने आदेशों का पालन कराने के लिए मजबूर और प्रतिबद्ध करते रहे हैं। अपने धन, दौलत और ढांचागत ताकत के बलबूते पर वे दूसरे राष्ट्रों से अपनी इच्छा मनवाते रहे हैं और वे अपनी शक्ति के धौंस भी जमाने लगे हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी राष्ट्रों ने 19 मार्च 2003 को इराक पर आक्रमण कर दिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि इराक का शासक सद्दाम हुसैन एक तानाशाह शासक था। उसका पूरा शासनकाल हत्याओं और यातनाओं की भयावह कहानी रहा है। पर प्रश्न यह है कि अमेरिका को विश्व में नैतिक पुलिस की भूमिका निभाने का अधिकार किसने दिया? क्या हमें किसी देश के आंतरिक मामलों में बाह्य सैनिक हस्तक्षेप को स्वीकार कर लेना चाहिए? नहीं। यह इसीलिए कहा गया है कि यह यूएनओ जो है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है, लोकतांत्रिक नहीं है, अलोकतांत्रिक संगठन है। इस पर कुछ ही विकसित राष्ट्रों का ही आधिपत्य बना हुआ है। सारांश में हम ये देखना चाहेंगे कि नव उदारवादी शक्ति संबंधों को स्वीकार करते हैं, पर वे अमेरिका के आधिपत्य वाली दुनिया से अपरिचित नहीं है। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की नीतियां विवादास्पद रही हैं। इसलिए इन नीतियों को सुधारना और अल्प विकसित और गरीब देश और विकासशील देशों के हित में ही इन नीतियों को संचालित करना चाहिए। कमजोर राष्ट्रों को या तो पर्याप्त ऋण और अनुदान नहीं मिलते अथवा उन्हें देते समय उन पर ऐसी शर्तें थोप दी जाती हैं जिससे उनकी प्रभुसत्ता पर प्रतिकूल असर पड़ता है। बदलती हुई परिस्थितियां सभी राष्ट्रों के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। फिर भी नव उदारवादी का यह निष्कर्ष सही है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जरूरत रही है और रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जरूरतों को उन्होंने इसलिए आंका है क्योंकि राष्ट्रों के बीच अगर किसी प्रकार का द्वंद्व है, युद्ध है, तानाशाह आपस में किसी प्रकार की वार्ता नहीं है, विवाद है, उन सबको सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें एक मंच प्रदान करता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और उस मंच पर हम एक दूसरे के साथ संवाद करके एक दूसरे के राष्ट्रीय हितों के बारे में जान करके हम समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसलिए नव उदारवादियों ने, कोहेन और नाई ने इसको आवश्यक माना। ये संगठन एक ऐसा मंच प्रस्तुत करते हैं जहां तमाम उन मुद्दों पर बहस होती है जिनका पूरी दुनिया में वास्ता है और दुनिया से वास्ता है, और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के गलियारों में सभी छोटे और बड़े धनी व्यक्ति विदेशों की गूंज सुनाई पड़ती है। कोई भी अकेला राष्ट्र विश्व को बेहतर और सुरक्षित नहीं बना सकता, यह सर्वविदित है। हमारा यह कर्तव्य है कि हम सब यह देख सकें कि कोई एक शक्ति केंद्र सारी दुनिया पर अपना प्रभुत्व तो कायम नहीं कर रहा है। इसलिए वो छोटे छोटे देश भी उस मंच पर मिलकर के अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। रॉबर्ट कोहेन
जॉन जेरार्ड रूगी के अनुसार जब यूरोप की कई राष्ट्रीय तथा एशिया की बड़ी ताकतें चीन, भारत और जापान अमेरिका की शक्ति को सीमाबद्ध करना चाहती हैं, सभी बड़े निर्णयों में यह देश के बराबर के हिस्सेदार बनते जा रहे हैं। वे विकास परियोजनाओं में विश्व के अन्य देशों से सहयोग करने को हमेशा तत्पर रहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने ये जानने का प्रयास किया कि नव उदारवादियों ने कहां पर ज्यादा अत्यधिक आसक्ति व्यक्त की है। जैसे कि आलोचकों ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है, उन पर ज्यादा आशावादी वे हो गए हैं। उससे हट करके उन्हें अपना एक नया दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। लेकिन आलोचना के साथ साथ हमने उसमें कुछ गुण भी हमने देखे, जिसके अंतर्गत हमने ये जाना कि कुछ ऐसे मंच नव उदारवादियों ने प्रस्तुत करे हैं, जिनके माध्यम से हम उस मंच पर विभिन्न राष्ट्र मिलकर के संवाद करके हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। चाहे छोटा राष्ट्र हो, चाहे बड़ा राष्ट्र हो, चाहे विकसित हो, चाहे अल्प विकसित हो, अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें कुछ प्रश्न इस प्रकार से बनते हैं, जैसे आधिपत्य के बाद क्या, यह पुस्तक किसकी है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सदस्य संख्या कितनी है, G8 में कौन कौन से राष्ट्र शामिल हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे अधिक वीटो पावर का इस्तेमाल किसने किया, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का नाम क्या है ना, उनके नाम क्या है, लिखना है आपको। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो को बार बार सुनिए और समझिए और इन उत्तरों को देने का प्रयास कीजिए। किसी प्रकार का आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इनका उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगी। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।